समय पहले की बात है। कानपुर के एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें से उसकी बेटी गौरी और बेटा चिंटू थे। वे बहुत ही गरीब थे। उनका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। अप्रैल का महीना अभी शुरू ही हुआ था। अप्रैल की गर्मी और बहुत ही तेज हवाएं लोगों के हालात बिगाड़ रखे थे। सोहन एक जमींदार के खेत में काम किया करता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था और बाकी समय में जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचा करता था। अरे रमेश भैया, लकड़ियां ले लो, अभी ताजी ताजी जंगल से ले आया हूँ। अरे सोहन भाई, लकड़ियां तो मैं ले लेता, लेकिन अब लकड़ियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ लकड़ियों की जरूरत है। तुम एक काम करो, इसमें से कुछ लकड़ियां ही मुझे दे दो। क्यों रमेश भैया, आप तो हमेशा मुझसे पूरा लकड़ियों का गट्ठर खरीदते थे, फिर आज आप कुछ लकड़ियां ही क्यों ले रहे हो? अब क्या बताऊं सोहन भाई, अब तुम्हें तो पता है कि लकड़ियों से ज्यादा लोगों ने फोम या सोफे उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब लोग लकड़ियों की जगह ज्यादातर फोम से बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने जब से फोम और सोफा उपयोग करने लगे, तब से लकड़ियों की बिक्री और व्यापार दोनों कम हो गया है। अब ज्यादातर लोग फोम और सोफा को पसंद करते हैं। अब तो लोग लकड़ी से बनी चीज को पसंद ही नहीं करते हैं। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पहले तो शहर में ही सोफा रहता था, अब गांव में भी लोग सोफे का शौकीन हो गए हैं और अब लकड़ियों से बनी चीज को पसंद नहीं करते हैं। बस जिसमें सोफा भर भर का लगा हो, वही वह सब पसंद करते हैं। भैया, कुछ पीने को मिलेगा क्या? अभी तुरंत जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा हूँ। अरे भाई रुको, अभी ला रहा हूँ पीने को कुछ। रमेश सोहन को ठंडा ठंडा पानी लाकर देता है, जिसे पीकर सोहन को बहुत सुकून मिलता है और उसे धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। अब मेरा लकड़ियों का कारोबार बंद हो जाएगा। जैसे तैसे मेरे घर का खर्च चलता था। अब मैं इस बचे लकड़ियों का क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। बिक गया तो भी भला, नहीं बिका तो भी भला। जैसे तैसे लकड़ियाँ बेचकर सोहन ने कुछ पैसे कमा लिए और उसने उस पैसे से अपने घर के लिए राशन ले लिया। फिर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया। जी आ रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हूँ। कविता, पहले तुम यहाँ पर आओ, और पानी से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक अच्छा सा जूस बना दो। अभी मैं बाहर से आया हूँ। बाहर बहुत तेज धूप है और बहुत तेज लू भी चल रही है। अब की बार तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। पिछले साल से भी ज्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अगर ऐसे ही लू और धूप रहा तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, ये बात छोड़ो, ये लो कुछ सब्जियों और राशन। हाँ जी, आप सही कह रही हैं। अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है और इतना तेज धूप हो रहा है, जैसे लग रहा है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो पिघल ही जाएंगे। हमारा दिन इस साल कैसे कटेगा? और बारिश का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तुम सही कह रही हो, इसलिए तो मैंने पहले से ही कुछ पैसे जुटा रखे थे और कुछ पैसे और भी जुटा लेंगे, जिससे हम एक छोटा सा पंखा खरीद लेंगे। पिछले साल तो जैसे तैसे कट गया था, लेकिन इस साल गर्मी के दिन कटना मुश्किल है। वैसे बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर हैं बच्चे? अभी स्कूल से नहीं आए क्या? हाँ, अभी बच्चे स्कूल से घर नहीं आए हैं। आते ही होंगे क्योंकि स्कूल का छुट्टी का समय हो गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, सबके लिए जूस बना दो, तब हम सब लोग साथ में बैठकर जूस पियेंगे। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी रोहन और नैना स्कूल के पास खड़ा कुल्फी वाले से कुल्फी लेकर खाने लगते हैं। गरीब गौरी और चिंटू उन्हें कुल्फी खाते हुए देख रहे थे। तभी नैना उनसे कहती है, अरे ओ भिखारी, तुम दोनों मेरे कुल्फी को इस तरह क्यों देख रहे हो? इसे नजर लगाओगे क्या? अरे नैना, तुम इन भिखारियों के मुंह क्यों लग रही हो? इन लोगों ने कुल्फी आज तक देखी नहीं होगी। खाने की तो दूर की बात है, इन लोगों के लिए कुल्फी नहीं बनी है, हम लोगों के लिए बनी है। अरे वो भिखारी, चल भाग यहाँ से। इसी तरह हर रोज हर कोई उनके गरीबी का मजाक उड़ाता रहता था, लेकिन गौरी और चिंटू कभी कुछ नहीं कहते थे। चुपचाप सुन लेते थे और रोते रोते अपने घर चले जाते थे। माँ और पिताजी, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? आखिर हम लोगों ने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो उन्होंने हमें इतना गरीब बना दिया? आपको पता है, मेरे सहेली के घर ऐसी है, पंखा है, कूलर है और एक हम लोग हैं गरीब।
हमारे पास तो एक अच्छा सा घर भी नहीं है। गौरी बेटा, तुम्हें पता है ना, मेरी कमाई इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो एक किसान हूँ और किसी और के खेतों में काम करता हूँ, जिससे हमारा सिर्फ खर्चा ही चल पाता है। क्यों पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? आप क्यों नहीं एक अच्छी सी नौकरी कर लेते हैं? आपको पता है मेरे दोस्तों के पिताजी बड़े बड़े कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं उस कंपनी और फैक्ट्री में काम करते हैं? बच्चों, तुम दोनों को पता ही है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। और जो बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्री में काम करते हैं वह बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे चलकर तुम दोनों को गरीबी ना झेलना पड़े और तुम दोनों बहुत अच्छा काम करो, अच्छा पैसा भी कमाओ। अगर आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो हम अब जूस पी लें। सभी एक साथ बैठकर जूस पीते हैं। तभी गौरी बोलती है, इसे पीने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। यह तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। माँ, आप मेरे जूस में थोड़ा बर्फ मिला दो ना। अरे बेटी, मैं तेरे लिए बर्फ का टुकड़ा कहाँ लेने जाऊँ? हमारे घर में तो फ्रीज भी नहीं है। एक काम कर, ऐसे ही पी ले। मुझे यह जूस नहीं पीना है, मुझे बर्फ वाला ठंडा जूस पीना है तो पीना है बस। गौरी के जिद करने पर उसके पिता ने उसे 6 रुपया देते हुए कहा, ये लो पैसे और जाओ किसी दुकान से बर्फ लेते आओ और अपने जूस में डालकर पी लो। सोहन गौरी को पैसा देकर जमींदार के खेत में काम करने के लिए चला गया। अरे माँ, पापा से बोल दीजिए ना कि पापा मुझे 10 रुपया दिया करे। बार बार पापा मुझे सिर्फ 6 रुपए देकर बोल देते हैं, जाओ बर्फ लेती आओ। लेकिन उनको क्या पता कि दुकान वाली आंटी मुझे बर्फ देने से बार बार मना कर देती है। बोलती है, अगली बार आना तो 10 रुपया लेकर आना, वरना बर्फ का एक टुकड़ा नहीं दूंगी। बेकार लगता है जब आंटी मुझसे ऐसी बातें करती है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी कि तुम्हें 10 रुपया दिया करे बर्फ लाने के लिए। अपनी मम्मी की बात मानकर गौरी दुकान से बर्फ लाने चली जाती है। अरे तू फिर से आ गई 6 रुपया लेकर बर्फ लेने। मैंने तुझे पिछली बार ही बोला था कि अब दोबारा मत आना। आंटी जी, अब की बार दे दीजिए। अगली बार मैं 10 रुपया लेकर आऊंगी बर्फ लेने, वरना नहीं आऊंगी। ठीक है, यह आखिरी बार है। अब तू मेरे दुकान पर बर्फ लेने मत आना, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। दुकान वाली से बर्फ लेकर गौरी घर आ जाती है और बर्फ का एक टुकड़ा अपने जूस में और एक टुकड़ा अपने भाई के जूस में मिला देती है। दोनों मजे से ठंडा ठंडा जूस पी लेते हैं। दीदी, ठंडा ठंडा जूस पीने का मजा ही अलग होता है। सच में भाई, ठंडा ठंडा जूस पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। हमारे घर में भी फ्रिज होता तो हम भी कुल्फी खाते, आइसक्रीम खाते, ठंडा ठंडा जूस पीते और तरह तरह की चीज खाते और पीते फ्रिज में ठंडा करके। दोनों बच्चे आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी सोहन काम से घर वापस आ जाता है और अपने दोनों बच्चों का इस तरह की बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है और कहता है, मैं कैसा लाचार बाप हूँ जो अपने बच्चों की एक छोटी सी जरूरत भी नहीं पूरी कर पाता हूँ। मैं क्या ही करूँ। मैं जितना कमाता हूँ मेरे घर के खर्च जैसे तैसे चल जाते हैं। मैं अब और मेहनत करूंगा ताकि मेरे बच्चों को गरीबी न झेलना पड़े। आप बहुत ही अच्छे पिता हैं और बहुत ही अच्छे पति हैं। आप खुद को ना दोष दीजिए। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा भी भला होगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। हाँ कविता, तुम सही कह रही हो। मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। मैंने सुना है कि दूसरे गांव में एक फैक्ट्री खुल रही है जहां मजदूरों की जरूरत है। मैं वहां जाकर देखता हूं, शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए वहां पर। ठीक है कविता, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूं वहां पर मेरे लिए कोई काम है क्या। ऐसा कहकर सोहन दूसरे गांव में काम की तलाश में चला जाता है। वह फैक्ट्री पर जाकर देखता है कि वहां मजदूरों की भर्ती हो रही थी। उसने भी वहां के मैनेजर से बात की। मैनेजर साहब, क्या मुझे भी कोई काम यहाँ पर मिलेगा? क्या मैं पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा? मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब का ऑफर देता हूँ। मैनेजर सोहन को एक अच्छा सा काम दे देता है और उससे कहता है, भाई पूरे मेहनत से और पूरे मन लगाकर काम करना। सोहन नौकरी पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी घर आ जाता है।